नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि स्किन सेकेंड डे आज हम कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बर्न से रिलेटेड रहेगा। बर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ बर्न्स। तो इस तरीके के जो है आज पूरा क्लास जो है बर्न के बेस पे रहेगी। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बोलना चाहूँगी कि एक सिस्टमेटिक सीरीज चल रही है जहाँ पे मॉसबी, सॉन्डर्स, लिपिनकोट के एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो अभी हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं 4 सिस्टम्स कवर हो गए हैं, तो आप इनकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी जो जुड़ रहे हैं उनको बोलना चाहूँगी कि रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। जो मेरे बच्चे रेगुलर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कंसिस्टेंसी को देख के। और अगर आप सच में पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो जो है कामयाबी ज़रूर आपके पास आएगी। और अच्छा लगा ये देख के कि बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगी। इसी तरीके से जो है अपने कमेंट्स और लाइक देते रहिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आपका मोटिवेशन तो है कि आपको जॉब चाहिए, मुझे तो जॉब भी नहीं चाहिए है। मुझे सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए, वो तभी पॉसिबल होगा, तभी मुझे पता लगेगा कि कुछ दे भी पा रही हूँ आपको कुछ आउटपुट मिल भी रहा है। तब अगर आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताएँगे। अदरवाइज़ मेरे पास ना मैं आपकी शक्ल देख पा रही हूँ, मेरे पास कोई दूसरा मीन नहीं है ये जानने का कि आपको कितना रिटेन हो रहा है। सिर्फ आपका वो कमेंट ही है ये जानने के लिए कि आपको कुछ रिटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से बरकरार रखिए। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी नोट पे। तो स्टार्ट करते हैं। First question is, a nurse is caring for a client who experienced serious burn in a fire. Which relationship between a client's burned body surface area and fluid loss should the nurse consider when evaluating the fluid loss in the client with burn? बर्न हुआ है पेशेंट को, तो कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है और कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप हम नॉर्मली सोच के देखेंगे तो क्या रिलेशन हो सकता है कि जितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उतना ही फ्लूइड लॉस हुआ होगा। तो यहाँ देखिए इक्वल, कि जितना बॉडी सरफेस एरिया है उतना ही फ्लूइड लॉस है। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन हम हटाएंगे। इक्वल वाला अनरिलेटेड, अनरिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड का मतलब है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न वाला इंक्रीज होगा तो फ्लूइड लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये हम नॉर्मली भी सोच के देखेंगे कि ज्यादा स्किन जलेगी तो ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा, कम स्किन जलेगी तो कम फ्लूइड लॉस होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज को बढ़ाएगा, एक चीज का घटना दूसरी चीज को घटाएगा। तो डी राइट आंसर रहेगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Next, the nurse is caring for a client who sustained partial thickness burn to the lower leg accounting for 5% of the total body surface area one day ago. Primary short-term goal established by the nurse is, एक पेशेंट है जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है। ये क्या होता है, देखिए टाइप ऑफ बर्न के हिसाब से अगर थिकनेस के हिसाब से बात करें तो ये है सुपरफिशियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस, सम पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होता है। तो ये सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होता है। फिर होता है डीप पार्शियल थिकनेस। डीप पार्शियल थिकनेस का मतलब है कि एपिडर्मिस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मिस है, यहाँ पे जो हमारी सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और जो थर्ड होता है वो होता है फुल थिकनेस बर्न, जहाँ पे हमारी एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस जो सबक्यूटेनियस लेयर है और नीचे की मसल्स, नर्व्स एंडिंग वो सारी जल जाती हैं। तो ये फुल थिकनेस बर्न होता है। और डिग्री के आधार पर ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री बर्न इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कितना जो है थिकनेस, कौन सी लेयर तक इन्वॉल्वमेंट हुई है और जो है
क्या कौन सी डिग्री इन्वॉल्वमेंट है, तो वो यहाँ पे जानना जरूरी है। और ये 5% अगर हम बात करें तो ये हम रूल ऑफ 9 से निकालते हैं। रूल ऑफ 9 में बता दूं कि अगर ये अगर हम बॉडी की बात करें तो जो है अलग अलग भाग अलग अलग उस पे डिवाइडेड होता है। फेस को हम 9% देते हैं, अगर फेस और नेक का बर्न है तो ये 9% जाता है। एक्सट्रीमिटीज दोनों हाथों को हम 9% देते हैं और 18% आगे और 18 पीछे, तो ये फ्रंट और बैक 18 रहता है और 18 लेग और 18 ये वाली लेग रहता है। और जो पेरिनियम एरिया है वो 1% रहता है। ये रूल ऑफ 9 है। इसी से हम जो है वेलेस रूल ऑफ 9 हम इसको बोलते हैं। तो पेपर में ये भी आता है कि फलाना फलाना भाग जल गया है तो कितना प्रतिशत जो है बॉडी सरफेस एरिया बर्न है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके लिए इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें लर्न करने के लिए। बाकी सब तो 18 ही है और 9 है, और जो है एक पेरिनियम को 1% दिया गया है। तो जो पार्ट इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में दिया होगा उसी तरीके से हम जो है निकाल लेंगे कि कितना प्रतिशत जो है बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। ये कह रहा है कि 5% ही बॉडी सरफेस एरिया बर्न है, तो प्राइमरी शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? पार्शियल थिकनेस बर्न है, मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व है और कुछ पार्ट डर्मिस का इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? एयरवे विल रिमेन पेटेंट। एयरवे की प्रायोरिटी आ जाती अगर ये अपर बॉडी का होता। देखिए कई बार जब आग लगती है ना तो लोग जलने से नहीं मरते लेकिन इनहेलेशन से मर जाते हैं। इनहेलेशन में क्या है कि धुआं इनहेल कर रहे हैं जिससे कि क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। क्योंकि ब्लड में जो है, ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है बजाय कि ऑक्सीजन से, तो जिसकी वजह से जो है सीवियर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने से डेथ रिजल्ट होती है। तो जब कई बार कई बंद स्पेस में आग लगती है तो लोग जलने से नहीं मरते हैं, लोग धुएं के इनहेलेशन से मरते हैं। वो है जब हमारा अपर बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखिए लोअर लेग इन्वॉल्व है तो यहाँ पे एयरवे वाला सीन आएगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। बर्न विल हील फ्री ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी। अल्टीमेट गोल ये रहेगा लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं रहेगी। यूरिन आउटपुट विल एक्सीड 30 ml एवरी आवर, ये यहाँ पे 5% में यूरिन आउटपुट का भी इतना रोल नहीं रहेगा। पेन विल रिमेन एट 2 और लेस ऑन द स्केल ऑफ 0 to 2, ये हमारा आउटकम रहेगा। क्योंकि जैसे कि एपिडर्मिस थोड़ा सा भी हाथ कहीं पे जल जाता है ऊपर वाली सतह तो बहुत जलन होती है ना, और वहीं अगर नीचे तक जल जाता है ना, जो पूरा फुल थिकनेस बर्न होता है वहां पे पेन नहीं होता है क्योंकि नर्व एंडिंग ही जल जाती है तो पेन सेंसेशन चली जाती है। यहाँ पे जैसे कि सुपरफिशियल डर्मिस और एपिडर्मिस इन्वॉल्व है तो यहाँ पेशेंट को सीवियर पेन होगा और जो अल्टीमेट जो प्रायोरिटी आउटकम होगा वो पेन रिडक्शन रहेगा, इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, a worker is involved in explosion of steam pipe and receives scalding burn to the chest and arms। एक जो है स्टीम पाइप का एक्सप्लोजन हो गया है और स्काल्डिंग बर्न हुआ है। स्काल्डिंग बर्न जो होता है वो मॉइस्ट हीट से होता है, तो जो स्टीम पाइप है वहां पे मॉइस्ट हीट की प्रेजेंस है जिससे कि स्काल्डिंग बर्न हुआ है चेस्ट और आर्म्स में। द बर्न्ड एरिया आर पेनफुल है, बर्न्ड एरिया मोटल्ड रेड है, वीपिंग है, एडिमेटस है, एडिमा हो गया है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड इज द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बर्न। अब देखिए यहाँ पे पेनफुल है, पेनफुल है तो मतलब नीचे तक तो वो नहीं गया है, फुल थिकनेस तो वो नहीं है। और इश्चार का मतलब होता है कि जब पूरा फुल थिकनेस में सब कुछ जल जाता है तब वहां पे जब तारकोल जैसी मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है उसको हम इश्चार बोलते हैं। तो इश्चार भी नहीं है, फुल थिकनेस भी ये नहीं है। डीप पार्शियल थिकनेस, यस दिस इज डीप पार्शियल थिकनेस क्योंकि यहाँ पे अडीमा भी इन्वॉल्वमेंट है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस और ऊपर की डर्मिस ही नहीं, क्योंकि ये वीपिंग है वहां से पानी भी निकल रहा है, एडिमा भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब डर्मिस नीचे तक इन्वॉल्व है, तो ये डीप पार्शियल थिकनेस है ना कि सुपरफिशियल। तो सी राइट आंसर होगा। और मॉइस्ट हीट से होने वाले बर्न को हम स्काल्डिंग बर्न बोलते हैं। Next, a nurse is caring for the client during the first few hours after admission to the burn unit with partial thickness burn of trunk and head. Which potential problem is the least concern for the nurse during the emergent phase of burn injury?
देखिए जो एमर्जेंट फेज होता है वो सबसे फर्स्ट फेज होता है, जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, एयरवे क्लियरेंस से लेके हमारा जो है ये फ्लूइड रिससिटेशन तक वाला फेज होता है। ये पहले 24 से 48 घंटे तक के इस फेज को हम एमर्जेंट फेज बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्यूट फेज और उसके बाद आता है हमारा रिहेबिलिटेशन फेज, जहाँ पे हम जो बर्न से होने वाले जो दूसरे इफेक्ट हैं उनको हम डील करते हैं। और एक्यूट फेज में हम क्या डील करते हैं, जनरली हमारा एयरवे और यहाँ फ्लूइड रिससिटेशन की बात आ गई तो यहाँ पे हमारा जो एडिमा वाला पार्ट है, जो हमारा बाकी कॉम्प्लिकेशन है, वुंड केयर है, वो सारा हम एक्यूट भाग में डील करते हैं। तो ये अलग अलग फेजेस ऑफ जो है बर्न इंजरी रहते हैं कि किस तरीके से हम डील करते हैं। एमर्जेंट फेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और एमर्जेंट फेज जो है सबसे पहले उसी में हमें डील करना होता है, क्योंकि पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है, जब बर्न होता है सारा फ्लूइड वो बाहर आ जाता है और जो सेल्यूलर फ्लूइड है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, कम हो जाता है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है सीवियर फ्लूइड लॉस पेशेंट को रिजल्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एमर्जेंट फेज में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी क्या है, पेन, पार्शियल थिकनेस है तो पेन तो होगा, तो ये लीस्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी, ये तो प्रायोरिटी ही रहेगी। ल्यूकोपनिया की जो WBC काउंट है उनका कम हो जाना, लेरेंजियल एडिमा, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रंक और हेड का बर्न है तो ये यहाँ पे इनहेलेशन इंजरी के चांस ज्यादा है, लेरेंजियल एडिमा होने के चांस है, तो ये भी प्रायोरिटी रहेगी। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी इन बर्न, तो यहाँ ल्यूकोपनिया इज नॉट दैट मच सीवियर, वो बाद में डेवलप हो सकता है लेकिन वो एमर्जेंट फेज में आपको दिखाई नहीं देगा, तो ल्यूकोपनिया इज नॉट अ कंसर्न प्रॉब्लम इन एमर्जेंट फेज, तो यहाँ बी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is caring for the client during the emergent phase of severe burn injury. Which parenteral intervention prescribed by healthcare provider should the nurse question? ये कह रहा है कि एमरजेंट फेज है, मतलब पहले वाला फेज है, तो कौन सी यहाँ पे फिजिशियन ने ऐसी चीज लिख दी है जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी, मतलब जो नहीं देनी चाहिए वो फिजिशियन ने बोल दिया है कि दे दो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी। ऑप्शन ए कोलॉइड, बी पोटेशियम, सी हाइपरटोनिक सलाइन एंड डी लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो होता है वो RL दिया जाता है, रिंगर लैक्टेट दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ऑस्मोसिस 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं हमें जो जनरली देखने को मिलते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो आइसो का क्या मतलब है, सेम एज दैट ऑफ बॉडी कंपोजिशन। तो जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये मान लीजिए ये हमारे वेसल्स हैं, ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, तो ये अगर हम इंट्रावेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड दे रहे हैं तो ना तो सेल से बाहर पानी आएगा ना ही यहाँ से अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों की बॉडी की कंपोजिशन क्या है, सेम है। इसीलिए बर्न वाले केस में या जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता क्या देना है वहाँ हम RL दे देते हैं, रिंगर लैक्टेट दे देते हैं, ये 0.9 NS दे देते हैं नॉर्मल सलाइन, जो कि आइसोटोनिक इन नेचर है, जिससे कि कोई फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ इंट्रावेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड जो है वो जाता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि कम है। ऑस्मोसिस आपने सुना होगा, एक प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस में मूव करता है फ्लूइड फ्रॉम लेस सोल्यूट, जहां पे कम सोल्यूट होता है वहां से हाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जो है मूव करता है। तो यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर हमने दिया है तो यहाँ पे क्या है, लेस सोल्यूट है और यहाँ पे क्या है, मोर है, तो यहाँ लेस सोल्यूट से फ्लूइड क्या है, सेल्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक अगर हम देते हैं तो सेल्स का जो है फ्लूइड वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि सेल में जो है लेस सोल्यूट है और बाहर ज्यादा है, तो लेस से जो है ज्यादा की तरफ क्या मूव करता है, फ्लूइड मूव करता है। तो ये फंडा रहता है सारा कि अलग अलग सॉल्यूशन देने का क्या पर्पस है। अब यहाँ हमें कोलॉइड्स, पोटेशियम, हाइपरटोनिक सलाइन एंड रिंगर लैक्टेट, पहले रिंगर लैक्टेट देंगे, उसके बाद हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो दे सकते हैं जो सेलुलर एडिमा है उसको रिड्यूस करने के लिए, और कोलॉइड्स भी हम दे सकते हैं, लेकिन पोटेशियम हम शुरू में नहीं देंगे और यही हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब सेल्स का टिश्यूज का डैमेज हो गया है तो पोटेशियम बाहर निकल गया है, तो सीरम पोटेशियम लेवल तो इस केस में क्या होगा, हाई होगा, और ऊपर से और पोटेशियम देने का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता,
होता, बल्कि क्या होता है कि उस पोटेशियम को सेल्स के अंदर धकेलने का पर्पस होता है। तो यहाँ पे हम सीरम पोटेशियम जो है वो वो अगर फिजिशियन ने लिखा है तो उसको क्वेश्चन करेंगे। ये हमें पता होगा तब कि हाइपरकैलेमिया रिजल्ट होता है, क्योंकि सेल डैमेज होने से सेल का पोटेशियम बाहर आ जाता है, तो हम पोटेशियम और नहीं देंगे पेशेंट को। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse is assessing the client during the first 24 hours after the burn injury. Which sign indicate to the nurse that fluid replacement therapy is adequate? फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिक्वेट है, उसका बेस्टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? यूरिन आउटपुट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसी चीज इंडिकेट कर रही है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिक्वेट है। तो यहाँ देखिए डिक्रीज सीवीपी रीडिंग घटना, तो ये क्या शो कर रहा है? हाइपोवोलेमिया शो कर रहा है, ना कि हाइपरवोलेमिया। यूरिन आउटपुट ऑफ 15 to 20, ये भी क्या शो कर रहा है? हाइपोवोलेमिया। डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन टू द किडनी शो कर रहा है कि किडनी तक फ्लूइड पहुंच ही नहीं रहा है। स्लोइंग ऑफ प्रीवियसली रैपिड पल्स, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। टैकीकार्डिया कब हो जाता है? हाइपोवोलेमिया में टैकीकार्डिया हो जाता है। यहाँ पे पल्स का स्लो डाउन होना ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बॉडी में बढ़ रहा है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट एडिक्वेट हो रही है। हिमेटोक्रिट का बढ़ना, कल मैंने बताया था आपको कि जो हिमेटोक्रिट लेवल है, जब जो दो कंपोनेंट होते हैं, जो ब्लड रहता है वो प्लाज्मा और आरबीसीज जो सेल्स हैं उनसे मिलके बना है। तो जब प्लाज्मा सारा निकल गया, फ्लूइड निकल गया, तो ये वाला कंटेंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिमेटोक्रिट का बढ़ना शो कर रहा है हाइपोवोलेमिया की फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है, ना कि फ्लूइड एडिक्वेट है। तो सी राइट आंसर रहेगा कि टैकीकार्डिया जो है वो रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो एडिक्वेट दी जा रही है। Next, the nurse places a client with severe burn on a circulating air bed. What is the primary reason why the nurse implement this action? एक पेशेंट है जिसको सीवियर बर्न है, उसको सर्कुलेटिंग एयर बेड पे लिटाया गया है। जो मैट्रेस है ना वो एयर फिल्ड मैट्रेस है। तो उसका पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज मोबिलिटी, बी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, सी लिमिट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड डी प्रिवेंट प्रेशर ऑन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, क्योंकि अभी जो फ्लूइड है वो कम है बॉडी में, और जैसे जैसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे रहे हैं वो पेरिफेरी तक भी पहुंचना जरूरी है। तो अगर उन वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो वो पेरिफेरी तक क्या नहीं होगा? सर्कुलेशन नहीं जाएगी, तो जो अगेन एक दिक्कत का कारण बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? इसका पर्पस रहता है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे प्रेशर ना आए, मोबिलिटी को इंक्रीज करना, लेटने से जो है वो नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रोवाइड करने के लिए हम स्प्लिंट लगाते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हाइपोटेंशन के लिए हम उसको पोजीशनिंग बोलते हैं कि एकदम से खड़ा नहीं होना है, बेड पे जो है 5 मिनट बैठ के खड़ा होना है, तो इस तरीके से, ना कि ये इंटरवेंशन रहती है। तो डी राइट आंसर रहेगा। Next, a severely burned client has been hospitalized for 2 days. Until now, recovery has been uneventful, but the client begins to exhibit extreme restlessness. What does the nurse conclude the client is most likely developing? एक पेशेंट है जो 2 दिन से जो है बर्न के साथ एडमिट हुआ है, और अब जो है पेशेंट को रेस्टलेसनेस होने लग गई है। तो क्या ऐसी चीज है जो नर्स सोचेगी कि इसको हो रहा है? ऑप्शन ए किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में जो है ये नहीं होगा। किडनी फेलियर में अडीमा, कंफ्यूजन, ये सारे सिम्टम होंगे, ना कि रेस्टलेसनेस। फ्लूइड ओवरलोड के ये सिम्टम्स नहीं है। सेरिब्रल हाइपोक्सिया, यस, जो हमारे ब्रेन टिश्यूज हैं उसको लगातार ऑक्सीजनेशन की जरूरत है, और यहाँ पे सीवियरली बर्न पेशेंट में रेस्टलेसनेस का होना हाइपोक्सिया इंडिकेट कर रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी रेस्टलेसनेस नहीं होता है, यहाँ पे टेकिकार्डिया वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो सी सेरिब्रल हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द क्लाइंट विथ 35% ऑफ TBSA burned in a fire is now 48 hours post burn. The nurse concludes that the client is moving from emergent to acute phase of burn management. Which response support this conclusion? 48 घंटे हो गए हैं बर्न हुए, अब पेशेंट जो है मूव कर रहा है एमरजेंट से एक्यूट फेज की तरफ। जो वो खतरनाक वाला फेज था फ्लूइड रिससिटेशन वाला, वो पूरा हो गया है। तो इसमें से कौन सी चीज उसको सपोर्ट कर रही है? हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी।
मैंने बताया था आपको हाइपरकैलेमिया हो जाता है। जैसे जैसे हम फ्लूइड देते हैं तो पोटेशियम वापस सेल की तरफ मूव करने लग जाता है, जिससे कि हाइपरकैलेमिया जो है वो कम हो जाता है। तो हाइपोकैलेमिया इंडिकेट करेगा कि पेशेंट मूव कर रहा है एक्यूट फेज की तरफ। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा या हाइपरग्लाइसीमिया होगा, क्योंकि टिश्यूज से जो है सारा ग्लूकोज बाहर आ जाएगा। जो डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर नहीं होगा, इंक्रीज्ड होगा, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम क्या है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो ए राइट आंसर रहेगा हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ नेक्रोटाइजिंग fasciitis. What is the primary concern of the nurse when caring for this client? नेक्रोटाइजिंग fasciitis जो होता है इसको हम फ्लैश ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज होती है। जब हम वुंड केयर ढंग से नहीं करते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन के नीचे के टिश्यूज होते हैं, फेशिया होता है, जो फेशिया प्रेजेंट होता है, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं और इतना सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं कि डेथ में रिजल्ट कर सकता है। तो दिस इज वेरी सीरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, नेक्रोटाइजिंग fasciitis। तो प्राइमरी कंसर्न इसमें क्या रहेगा? फ्लूइड वॉल्यूम का यहाँ रोल नहीं होता है। स्किन इंटीग्रिटी का यहाँ रोल होता है, क्योंकि स्किन इंटीग्रिटी स्किन की डिजीज है तो स्किन इंटीग्रिटी मैटर करेगी। फिजिकल मोटिलिटी एंड यूरिनरी एलिमिनेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the client arrives at the emergency department following a burn injury that occurred in the basement at home and inhalation injury is suspected. What would the nurse anticipate to be prescribed? इनहेलेशन इंजरी सस्पेक्ट हुई है। इनहेलेशन इंजरी का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा है। ऐसे में हमें क्या देना होगा? 100% ऑक्सीजन वाया एरोसोल मास्क, ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला 6 लीटर पर मिनट, ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला 15 लीटर पर मिनट एंड 100% ऑक्सीजन वाया टाइट फिटिंग नॉन रीब्रीदर फेस मास्क। यहाँ पे हमारा पर्पज है पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन देने का, तो यहाँ हम इससे देंगे नॉन रीब्रीदर मास्क से। इसका क्या पर्पज रहता है कि ये बाहर की नॉन रीब्रीदर मास्क में इस तरीके का मास्क है, नीचे है ना पॉलिथीन जैसा लटका रहता है, और इस पॉलिथीन में एक होल होता है जहां से ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन पेशेंट को जाती है, और जो पेशेंट की एक यहाँ पे एक पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन पोर्ट। तो जो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है वो इस पार्ट से जा रहा है। तो यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रही है, 100% ऑक्सीजन मिल रही है, कोई बाहर की एयर नहीं आ रही है, ना ही पेशेंट की छोड़ी हुई सांस इसके अंदर जा रही है, क्योंकि ये वन वे वॉल्व होती है। सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाने देती है, वापस कुछ नहीं आने देती। जो वापस आ रहा है वो इस एक्सहेलेशन पोर्ट से निकल जा रहा है। तो ये इस तरीके से पेशेंट को प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, और वही इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर है। तो डी राइट आंसर रहेगा, 100% ऑक्सीजन। Next, the nurse is administering fluid intravenously as prescribed to the client who sustained superficial partial burn injury of the back and the legs. In evaluating the adequacy of the fluid resuscitation, the nurse understands that which assessment would provide the most reliable indicator. वही बात आ गई, मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। आंख बंद करके यूरिन आउटपुट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। कितना होना चाहिए? 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। इसका होना इंडिकेट करता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो ठीक है और फ्लूइड रिससिटेशन पर जो है एडिक्वेटली हो रहा है। तो बी राइट आंसर रहेगा। Next, the nurse manager is observing a new nursing graduate caring for a burn client in protective isolation. The nurse manager intervenes if the new nursing graduate plan to implement which unsafe component. एक प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में है पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को भी जो है हमसे बचना है, और हमें भी पेशेंट को जो है प्रिवेंट करना है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। तो वहाँ पे ऐसी कौन सी अनसेफ टेक्निक है इसमें से जो नहीं यूज़ करनी है? ऑप्शन ए, यूजिंग स्टेराइल शीट्स एंड लिनन। स्टेराइल शीट और लिनन हम यूज़ करते ही हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा हमें। स्टेराइल अगर हमने गंदी शीट बिछा दी, पेशेंट ऑलरेडी पूरी स्किन एक्सपोज्ड है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करेगा। तो ये ठीक बात है, इसलिए यहाँ पे गलत जवाब है, क्योंकि हमें यहाँ गलत आंसर को चूज करना है। परफॉर्म स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये भी हमें करनी है, क्योंकि हमारे हाथ सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे हम सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वियरिंग ग्लव्स एंड गाउन ओनली व्हेन गिविंग डायरेक्ट केयर। वियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ब
मास्क, ग्लव्स, कैप, शू कवर, गाउन एंड प्लास्टिक एप्रन, ये रहेगा। ये भी ठीक जवाब है। हमें पूरा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए पेशेंट को केयर करना है, ना कि सिर्फ ये। तो ये जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत टेक्निक है, तो सी राइट आंसर हो। Next, the nurse is caring for the client following an autograft and grafting to the burn on the wound on the right knee. What would the nurse anticipate to be prescribed? एक पेशेंट है जिसको ऑटोग्राफ्ट है। ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या है? सेल्फ, मतलब पेशेंट के एक भाग से लेके दूसरे भाग में ग्राफ्टिंग कर दी गई है। तो कौन सी चीज जो है नर्स प्रिस्क्राइब करेगी? आउट ऑफ बेड एक्टिविटी, बाथरूम प्रिविलेज, इमोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड लेग, प्लेसिंग द अफेक्टेड लेग इन द डिपेंडेंट पोजिशन। यहाँ इमोबिलाइजेशन करना है लेग का फॉर 3 to 7 days जनरली, और उसको एलिवेटेड रखते हैं ताकि वो जो हमने ग्राफ्ट किया है वो अच्छे से चिपक जाए उस जगह पे और हटे ना। तो इमोबिलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेशेंट को मोबिलाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जाता है, वही क्योंकि रिस्क ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्राफ्ट इज ऑलवेज देयर। तो सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट हु सफर्ड एन इनहेलेशन इंजरी फ्रॉम वुड स्टोव. The carbon monoxide report reveals a level of 12%. Based on this level, the nurse would anticipate noting which sign. अब कार्बन मोनोऑक्साइड 12% है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 60% से ऊपर है तो ये डेथ में रिजल्ट कर सकती है। तो ये याद रखते हुए आपको, आप देख रहे हैं कि 12 जो है वो काफी कम है। तो काफी कम है तो सबसे जो लीस्ट खतरनाक वाला साइन है वो यहाँ पे कॉज होगा। ठीक है, तो कोमा इज सीवियर साइन, तो यहाँ नहीं होगा। फ्लशिंग, डिजीनेस, टेकिकार्डिया या फ्लशिंग ऑफ द स्किन आप देख रहे हैं कि सबसे लीस्ट खतरनाक वाला साइन है। और अगर आपको ये लेवल याद है ना कि 60% से ऊपर डेथ होगी, तो आप देखेंगे 12 उससे हिसाब से बहुत कम है। तो यहाँ जो माइनर सिम्टम्स है वो आएंगे पेशेंट को। तो यहाँ पे जनरली 10 से 20% में यही फ्लशिंग, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और अगर 21 से 40% की बात करूं तो यहाँ पे नोजिया, वोमिटिंग, पर्पल स्किन, इस तरीके के सिम्टम्स जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। और 41 से 60% में यहाँ सेरिब्रल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि सीजर्स होते हैं, कोमा होता है। तो ये सिम्टम्स इस लेवल पे आएंगे। तो आपको ये लेवल याद रखना है, इस लेवल को दिमाग में रखते हुए कि 12 कम है तो लीस्ट सीवियर सिम्टम्स हम सेलेक्ट करेंगे। बी राइट आंसर रहेगा। ये ना सिलेक्शन की भी टेक्निक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होंगी आपको नहीं याद होगा, है ना। क्योंकि मैं ये नहीं कहती आप सारे लेवल्स याद रखिएगा, सिर्फ आपको एक अपर लेवल याद है और तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अंदाजा भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपको जो है ब्लैंक तुक्का नहीं मारना है पेपर में कि ये होगा। ठीक है, तो सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए हमें पेपर करना होता है। तो वो तभी होगा अगर हमें थोड़ा बहुत भी याद हो रहा है। तो ये सारी चीजें तो आप क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे लास्ट तक, तो आप सब कुछ नहीं याद रख सकते। मेन चीजें याद रख के आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। Next, blisters are mainly seen in first degree, second degree, third degree and fourth degree. फर्स्ट डिग्री सिर्फ ऊपर एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, रेडनेस प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं आते हैं। सेकेंड डिग्री में जो है एपिडर्मिस और टॉप लेवल ऑफ डर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज सेकेंड डिग्री। थर्ड डिग्री में वीपिंग वुंड, जहाँ पे नीचे तक डर्मिस इन्वॉल्व है, वीपिंग वुड, एडिमा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फोर्थ डिग्री में हमारी मसल्स, नर्व एंडिंग ये इन्वॉल्व होती हैं, बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे दिस इज सेकेंड डिग्री बर्न इन विच ब्लिस्टर्स आर सीन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजरी? ए, बी, सी एंड डी। जो फुल थिकनेस बर्न इंजरी है उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? हमारे स्किन में ना एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। इस पे जब यूवी रेज पड़ती हैं, सन रेज पड़ती हैं, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? विटामिन डी। ये विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है, मतलब विटामिन डी से पहले ये चीज बनती है और ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। जब हमारी स्किन जल गई है तो ये चीज नहीं होगी और ये नहीं होगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। तो विटामिन डी की कमी जो है वो देखने को मिलती है इन केस ऑफ फुल थिकनेस बर्न बिकॉज ऑफ दिस रीजन।
नेक्स्ट, रूल ऑफ 9 यूज्ड इन बर्न पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ। रूल ऑफ 9 जो वेलेस रूल है वो क्या एस्टिमेट करता है? बर्न परसेंटेज, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, बर्न डेप्थ, बर्न इंजरी एंड डिहाइड्रेशन। ये बर्न परसेंटेज बताता है। मैंने आपको पीछे बताया अभी सेकंड क्वेश्चन में कि कौन कौन से भाग को कितना परसेंटेज दिया जाता है, तो उस बेस पे हम जो है निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज पेशेंट को बर्न हुआ है। नेक्स्ट, यूजिंग रूल ऑफ 9 द राइट लोअर लिम्ब बर्न इज। रूल ऑफ 9 में राइट लोअर लिम्ब दोनों कितना है, राइट हो या लेफ्ट हो, 18% बर्न उसको दिया गया है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी वार्ड विद सर्कमफेरेंल बर्न इनटू द अपर हाफ ऑफ बोथ लेग्स, लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टॉर्सो मतलब ट्रंक। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेट, रूल ऑफ 9। ये देखिए मैंने आपको इस तरीके से तो बता दिया था, है ना, कि फेस और नेक को 9% है ना। अगर हम पूरा एंटीरियर भाग की बात करें तो एंटीरियर भाग को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ना हम, कि ऊपर चेस्ट है हमारा, नीचे एब्डोमेन है ना। तो ये पूरा 18% है तो 9 ईच हो गया। इसी तरीके से पीछे की भी आधी आधी कमर 9 हो गया, है ना। अब ये हमारा अगर हाथ की बात करें तो पूरा हाथ 18 है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। आधा आधा जो है 9 हो गया, सॉरी 9 है पूरा, तो आधा जो है 4.5 हो गया। तो दोनों हाथ इस तरीके से। और अगर लेग की बात करें तो लेग 18 है तो ऊपर की जो है 9% हो गई और नीचे की भी 9% होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये कि सरकम, बहुत ध्यान से पढ़ना है इन क्वेश्चन को, आता है पेपर में, ठीक है। डेफिनेटली मतलब 90% बोल सकती हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, अपर हाफ ऑफ बोथ लेग्स। अपर हाफ का मतलब है कि ये 9% ये और 9% ये, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। 18% ये हो गया। लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर टोर्सो, ट्रंक का लोअर हाफ मतलब 9% ये हो गया। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 27% हो गया। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसने उसको तोड़ दिया है तो आप भी जो है तोड़ के देख सकते हैं कि कितना कितना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पूरा अगर आगे का भाग 18% है तो आधा ऊपर आधा नीचे रहेगा एब्डोमेन वाला, आधा जो है ऊपर थोरेसिक वाला एरिया रहेगा। तो इस तरीके से ये 27% होगा। नेक्स्ट, अ 35-year-old फीमेल वॉज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यहाँ पे एब्डोमेन पे बर्न है, एब्डोमेन का 9%, पेरिनियम पे बर्न है, पेरिनियम का 1%, और बोथ थाइज, दोनों थाइज पे बर्न है। तो ये कितना हो गया, 9% हो गया, 18%, ठीक है। तो यहाँ पे 28% इज द राइट आंसर, सी। Next, which of the following is the emergency management of burn injury in the first 24 hours? First 24 hour में dressing, fluid resuscitation, plastic surgery and antibiotic therapy। अगर अभी तक के क्वेश्चन ध्यान से सुने होंगे ना तो आगे के 10 क्वेश्चन आप चुटकी में पूरा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लूइड रिससिटेशन इज द राइट आंसर। फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम किस तरीके से निकालते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि क्या होता है कि 4 ml इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, कितना बर्न हुआ है, इंटू वेट, कि कितना वेट है, ठीक है। लेट अस से कि एक पेशेंट है जिसका परसेंटेज हुआ है 50% बर्न हुआ है और उसका बॉडी वेट जो है 40 है, तो 800 ml जो है आप 8000 ml जो है आप फ्लूइड उस पेशेंट को देंगे बेस्ड ऑन द पार्कलैंड फॉर्मूला। और ये जो फ्लूइड दिया जाता है ये फर्स्ट 24 आवर्स में दिया जाता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि इतना फ्लूइड हमें देना है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट 24 आवर्स में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, तो अगर ये 8000 की बात करूं तो ये जो फर्स्ट 8 आवर्स होता है उसमें हाफ देंगे इसका, और आगे के जो 16 घंटे हैं उसमें इसका हाफ देंगे। मतलब 4000 ml जो है वो पहले 8 घंटे में और उसके 4000 ml जो अगले 16 घंटे में दिया जाता है। तो फ्लूइड रिससिटेशन हमेशा इस बेस पे होता है, ये ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा। नेक्स्ट, द फ्लूइड रिप्लेसमेंट ऑफ बर्न पेशेंट कैन बी इवेल्युएटेड आफ्टर 48 आवर्स बाय
वेट, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन आउटपुट एंड पेरिफेरल परफ्यूजन। यहाँ सी रहता है यूरिन आउटपुट, ये एक्यूट फेज में होता है जहाँ पे डायूरेसिस देखने को मिलता है। डायूरेसिस का मतलब है यूरिन का बढ़ जाना, जो कि इंडिकेट करता है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट अच्छे से हो रही है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for 10-year-old on admission to the burn unit. One assessment parameter that will indicate that the child has adequate fluid replacement. Adequate fluid replacement, urine output of 30 ml per hour, no complaint of thirst, increased hematocrit and good skin trigger around burn. यहाँ सबसे जो सटीक output always is a urine output. Next, a 2-year-old child is admitted to burn unit with partial and full thickness burn over 35% of the body. After admission, assessment and review of the physician order, the priority nursing intervention focuses on. एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसका फुल थिकनेस और पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है, 35% बर्न सरफेस एरिया है, तो क्या रहेगी प्रायोरिटी? सेडेशन विद मॉर्फिन सल्फेट, पॉलिस कैथेटर, एनजी ट्यूब, रिस्ट्रिक्टिंग आईवी फ्लूइड, रिस्ट्रिक्ट नहीं करने हैं, एनकरेज करने हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। एनजी ट्यूब यहाँ पे जरूरत नहीं है पेशेंट को अभी। पॉलिस कैथेटर की जरूरत है क्योंकि हमें क्या मेजर करना है, यूरिन आउटपुट मेजर करना है, वेरी स्ट्रिक्टली मेजर करना है, ठीक है, तो बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन बर्न केस। बर्न केस में मैंने बताया आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज 25, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ सोडियम क्लोराइड जो कि 0.9% NS रहता है वो यूज करते हैं, वो आइसोटोनिक इन नेचर है। और सबसे बेस्ट अगर बात करें तो वो रिंगर लैक्टेट होता है। अगर सोडियम क्लोराइड से भी ऊपर की बात करें, जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें तो दिस इज रिंगर लैक्टेट। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ बी राइट ऑप्शन रहेगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। केमिकल बर्न ऑफ द आईज। केमिकल बर्न जब कहीं पे भी होता है तब क्या करना होता है, उसको रनिंग वाटर, जितना रनिंग वाटर है उसके नीचे हमें जो है उसको वॉश करना होता है। और अगर आईज की बात करें तो वही रनिंग वाटर, अगर पेशेंट आ गया आपके पास तो स्टेराइल वाटर जो है बड़ा सा टांग के और उसमें कैनुला लगा के पेशेंट की आईज में इस तरीके से जो है फ्लश करते हैं ताकि बाहर की तरफ ड्रेन हो जाए। बेसिक हमारा ये है कि केमिकल से जितना जल्दी हम एक्सपोजर जो है किसी भी स्किन का या किसी भी पार्ट का हम कम कर सके वो हमें करना है। तो यहाँ क्या रहेगा, सी रहेगा, फ्लशिंग ऑफ लिड्स, कंजक्टिवा कॉर्निया विद टैप और स्टेराइल वाटर। Next, which complication may occur in severe burn cases? Hypoglycemia, gastric ulcer, muscular atrophy and paralysis. यहाँ gastric ulcers हो सकते हैं क्योंकि burn is a kind of stress to the body, और इनको stress ulcers जो हैं वो curling ulcers बोलते हैं, वो यहाँ पे cause हो सकते हैं, तो B right answer रहेगा। Next, best advice given by the nurse to the patient with skin grafting. स्किन ग्राफ्टिंग हुई तो क्या बोलना है, मॉडरेट एक्सरसाइज, कीप अफेक्टेड पार्ट बिलो हार्ट लेवल, कीप प्रेशर ऑन द साइट एंड इमोबिलाइज। इमोबिलाइज करने के लिए बोलते हैं प्रेशर नहीं अप्लाई करना है साइट पे, हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखना है ताकि ब्लड फ्लो मिल सके। एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करनी है, रेस्ट करना है, ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा। Next, most commonly topical treatment used for burn wound which is effective against both Pseudomonas and MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus। जो सबसे कॉमन रहता है सिल्वर सल्फा, 0.5 सिल्वर नाइट्रेट, मिफिडिन एसिटेट एंड सोफ्रामाइसिन। यहाँ पे सिल्वर सल्फा इज द यूज्ड इन केस ऑफ बोथ। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग ऑफ द बर्न में कॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट की ड्रेसिंग से क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी इन ब्लड गैस, एबनॉर्मल ब्लड काउंट, डिप्लीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इंक्रीज्ड यूरिया। यहाँ डिप्लीशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये कॉज कर सकती है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग होती है इन इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। Next, what kind of diet is given to the burn patient? High sodium, low potassium, high protein and all of the above. यहाँ पे all of the above ऑप्शन रहेगा। हाई सोडियम डाइट देंगे, लो पोटेशियम देंगे क्योंकि हाइपर कैलेमिया है, अभी जो है बैलेंस करना है, और हाइपर कैलेमिया को जो है बैलेंस करने के लिए हाई सोडियम हमें देना पड़ेगा। और प्रोटीन की जरूरत है क्योंकि टिश्यू रिपेयर होना है, तो डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन प्लानिंग केयर फॉर अ पर्सन विद बर्न ऑन अपर पार्ट involving face and neck, which of the following should take the highest priority?
अब देखो ऊपर वाली बॉडी इन्वॉल्व है, ऊपर वाली बॉडी में हमेशा एयरवे पार्ट जो है वो प्रायोरिटी रहेगी, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनहेलेशन इंजरी, लैरेंजियल एडिमा, इन सब के चांसेस हो सकते हैं अगर हमारा अपर बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है इन केस ऑफ बर्न। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है कि द डिजीज एथलीट्स फुट इज कॉज बाय, एथलीट फुट जो है वो किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड। ये फंगल डिजीज है एक, जिसको हम एथलीट फुट कहते हैं, फंगाई से कॉज होता है, तो बी राइट आंसर रहेगा। So this was all about for today. This is the end of integumentary and skin system. इसी तरीके से जो है अपने कमेंट्स लाइक देते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम एक नए सिस्टम के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।